वितरण के संदर्भ मैप भी बनाया इसके अंदर मैपिंग से संबंधित। तो हेडिंग लिखना विश्व में ज्वालामुखी क्षेत्रों का वितरण। यदि आप इस पे ध्यान देंगे तो भूकंप का जो वितरण था उससे कुछ बातें जुड़ी हुई रूप में हैं। विश्व में भूकंप के जो क्षेत्र हैं लगभग उसी से इंटर रिलेटेड रूप में ज्वालामुखी के क्षेत्र हैं, लेकिन एक पार्ट अपने आप में अलग है ज्वालामुखी के अंदर, और एक टॉपिक आता है इंट्रा प्लेट ज्वालामुखी या अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, जिसके बारे में अपने चर्चा की थी कि हॉट स्पॉट तप्त स्थल के बारे में जो संकल्पना की थी। इसके यदि देखा जाए तो 5 प्रमुख क्षेत्र हैं, और उन 5 प्रमुख क्षेत्रों में अपन सबसे पहले एक एक क्षेत्र का नाम लिखेंगे और उसी से संदर्भित मैपिंग को ध्यान में रखते हुए कहाँ कौन से ज्वालामुखी हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लिखें 1 नंबर पे प्रशांत आग्नेय वलय मेखला, जिसको इंग्लिश में लिखता है पैसिफिक फायर रिंग बेल्ट, प्रशांत आग्नेय वलय मेखला, या इसे ही कहता है प्रशांत ज्वाला व्रत। ज्वाला का तात्पर्य आग है, व्रत का मतलब व्रत वाला भाग गोल रूप में। प्रशांत महासागर के चारों तरफ का भाग जिसको प्रशांत ज्वाला व्रत भी कहता है, और इसे ही एक तीसरे शब्द के द्वारा भी डिनोट करते हैं, जिसको हिंदी में लिखा है, इसको अंग्रेजी में भी ऐसा लिख देता है पैसिफिक फायर रिंग बेल्ट। हालांकि यही क्षेत्र जो भूकंप में भी है, लेकिन भूकंप में लिखा था परिप्रशांत मेखला, सरकम पैसिफिक बेल्ट, उस टर्म का प्रयोग किया है, और यहाँ जो अपने टर्म का प्रयोग किया है पैसिफिक फायर रिंग बेल्ट। इंग्लिश वाले शब्द को ऐसे ही हिंदी में भी लिख देता है, और यहाँ कुछ ऐसे प्रश्न भी हो सकते हैं। विश्व में प्रमुख जो ज्वालामुखी के क्षेत्र हैं मैपिंग की दृष्टि से कहाँ कौन से हैं, कोई विश्व के पार्ट का मैप दे दिया और उसमें ABCD लिख दिया, 1 2 3 4 लिख दिया, और उसके अंदर 4 नाम रख दिए ज्वालामुखी के, तो कौन से देश में या किस क्षेत्र से संबंधित हैं, डाल दिया हेडिंग। देखिए, तो इसका अलग एक पार्ट में मैप बनाए और उसी में अपन जानकारी इसको लिखेंगे। इसमें प्रशांत महासागर का पार्ट एक साथ दिखाई दे, उसको ध्यान में रखते हुए इस पार्ट को बनाते हैं। और जब भी मानचित्र बनाए तो मैंने आपसे पूर्व में भी चर्चा की थी कि विषुवत रेखा के सापेक्षिक रूप में बनाएंगे। ये आपके सामने ये दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला भाग है, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया है। फिर आप देखेंगे तो ये चाइना वाला भाग है, ये पीला सागर है, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, यहाँ ओखोटस सागर है, फिर ये साइबेरिया रूस का भाग है। ये इस तरफ वाला पार्ट जिसको अपन नाम देते हैं एशिया महाद्वीप है। और इससे नीचे जब आप देखेंगे तो यहाँ जिसको अपन कहते हैं ये सुमात्रा है, या देखेंगे तो बोर्नियो है, सुलावेसी, मलुका, ये जो द्वीप समूह हैं इनसे विषुवत रेखा गुजरती है। इसका मतलब इससे ऊपर का भाग विषुवत रेखा से ऊपर है, उत्तरी गोलार्ध है,
और नीचे का भाग दक्षिण वाले भाग का हिस्सा है। इसी में जो आप देखेंगे तो यहाँ जापान का होकाइडो द्वीप है, इससे नीचे जापान का होन्शू है, क्यूशू है और शिकोकू है। ये जापान देश वाला पार्ट है। यहाँ आप देखेंगे ये पीला सागर वाला भाग है, यहाँ पूर्वी चीन सागर है, यहाँ जापान सागर है, या दक्षिणी चाइना सी है। और नीचे देखेंगे तो ये द्वीप समूह का देश है जिसको कहते हैं फिलीपींस। मिंडानो द्वीप है, लुजोन द्वीप है, जो फिलीपींस के द्वीप समूह है। इससे नीचे जब आप देखेंगे तो ये जावा है, बाली है, लिम्बोक है, फ्लोर्स है, सुम्बा है, और यहीं आप देखें पापुआ न्यूगिनी है, और इससे नीचे देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ये तस्मानिया है, ये उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड। यानी प्रशांत महासागर के एक तरफ एशिया और एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, एक वाले भाग में, और दूसरी तरफ देखेंगे तो इधर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाले भाग हैं। इसमें आपके सामने इस वाले भाग पे ये दक्षिणी अमेरिका वाला भाग है, ये दक्षिणी अमेरिका। इससे ऊपर जो आप देखेंगे ये मैक्सिको की खाड़ी, ये फ्लोरिडा, ये फंडी की खाड़ी वाला भाग है, ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी, ये आप देखेंगे तो हडसन की खाड़ी, और फिर आप देखेंगे तो ये अलास्का, और ये कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये अलास्का। यानी ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, और इसके बीच वाला भाग जिसको अपन नाम देते हैं प्रशांत महासागर। आपने जो एक मानचित्र बनाया था जो कल अपन ने पूरा विश्व का, यदि उसमें जगह है तो उसमें भी आप लिख सकते हो, और उसमें जगह नहीं है तो फिर इसको अलग बनाना है। कौन सी जानकारियां इसमें अलग आएंगी कि इसमें कुछ ऐसे ज्वालामुखी के नाम आएंगे जो क्षेत्र के अनुसार हैं। और नीचे आपको पता है कि नीचे की तरफ एक महाद्वीप है जिसका नाम है अंटार्कटिका। और यदि कम आपको ये नजर आ रहा हो कि ये एशिया वाला पार्ट कम है, तो आप भारत से भी जोड़ सकते हो। जब आप देखेंगे तो ये भारत वाला पार्ट इस रूप में, ये लो, भारत से जोड़ के भी आपको समझ में आ जाए कि ये एशिया है। बाकी इधर का पार्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा एक आउटलाइन के रूप में मानचित्र बना लें। विश्व के मानचित्र में जब आप देखते हैं तो यहाँ तक का ही मैप रहता है, जो सामान्यतः प्रशांत महासागर को दोनों तरफ दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ अपन ने प्रशांत महासागर को एक साथ रखा है, जिससे प्रशांत महासागर की दोनों तरफ की जानकारियों को एक साथ पढ़ा जा सके। बना लिया? लाइन ही तो खींचनी है। आप में से ही आगे विद्यार्थियों ने बना भी लिया है, ऐसा नहीं है। और जो नया विद्यार्थी है वो जरूर, बाकी जो पुराना विद्यार्थी और जिसने इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ ली वो तो आसानी से मैप बनाने में अभ्यस्त हो चुका होगा।
यानी इसका कहने का तात्पर्य इस रूप में कि इस प्रशांत महासागर के चारों तरफ वाले भाग में जितने भी वोल्केनो है, ज्वालामुखी है, वो पैसिफिक फायर रिंग बेल्ट का पार्ट है। बन गया? अब पीछे से भी आवाज आ गई है कि भाई बन गया है। हाँ, चलिए बन गया है। तो अब देखिए, अब ध्यान दें इस तरफ वाले भाग पे। कुछ जो अपन कहें फेमस रूप से जो ज्वालामुखी हैं, जैसे इस तरफ ये जापान के अंदर अपन कहें यहाँ एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट फ्यूजियामा। यदि ऐसा मैप बनाया और यहाँ क्रॉस का निशान लगा दिया जापान पे, तो यहाँ अपन एक ज्वालामुखी नाम लिखा फ्यूजियामा, माउंट फ्यूजियामा। ये पर्वत है, चोटी भी है और ये ज्वालामुखी भी है, माउंट फ्यूजियामा। फिर आप देखिए ये देश बताया था अपने फिलीपींस। फिलीपींस के अंदर जो आप देखें इस वाले पार्ट से फिलीपींस देश के अंदर 3-4 फेमस ज्वालामुखी हैं। एक का नाम है माउंट ताल, माउंट मेयान, पिनाटुबो और हिबक हिबक। ये चारों ज्वालामुखी किसमें हैं? फिलीपींस में। माउंट ताल है, माउंट मेयान है, पिनाटुबो है, हिबक हिबक, ये चारों ज्वालामुखी फिलीपींस देश वाले पार्ट में है। फिर आप नीचे देखें तो ये बहुत से द्वीप समूह इंडोनेशिया का पार्ट है। यहाँ सुमात्रा और जावा इनके बीच, यहाँ इसके पास यहाँ एक अपन का ज्वालामुखी है जिसका नाम है क्राकाटोवा। क्राकाटोवा अपने आप में पहले द्वीप भी था, क्राकाटोवा ज्वालामुखी। और जावा द्वीप के मिडिल एरिया के अंदर एक ज्वालामुखी माउंट मेरापी। माउंट मेरापी। और यहीं अपन कहें यहाँ एक और ज्वालामुखी लिखा था जिसका नाम था सिनाबंग। सिनाबंग है, क्राकाटोवा है, माउंट मेरापी है, तीनों ही ज्वालामुखी इंडोनेशिया के हैं। ये तीनों इंडोनेशिया के हैं। और ये जो मलाया ये पार्ट नहीं, मलाया प्रायद्वीप है। यहाँ भी आप देखें तो मलाया प्रायद्वीप में भी एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है किनीबालू। किनीबालू ये चोटी का नाम भी है और किनीबालू ये ज्वालामुखी भी है। माउंट फ्यूजियामा जापान में, माउंट ताल, माउंट मेयान, पिनाटुबो, हिबक हिबक, ये चारों फिलीपींस में, किनीबालू मलेशिया में। किनीबालू किस देश में है? मलेशिया में। फिर आप देखिए सिनाबंग, क्राकाटोवा और माउंट मेरापी। माउंट मेरापी शायद पहले नाम नहीं लिखा, शायद ये तो लिखे थे आपने, सिनाबंग, क्राकाटोवा। माउंट मेरापी एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है इंडोनेशिया में। तो ये सारे जो अपन कहें इस तरफ वाले भाग में जहाँ प्लेटें आपस में टकरा रही है, अभिसरित हो रही हैं, माउंट मेरापी, मेरापी। इस तरफ वाले भाग में देखेंगे तो जहां अलास्का के संदर्भ में आपने पढ़ा था हजारों द्वारों की घाटी, कटमई क्षेत्र अलास्का का,
और यही एक अपन के 20वीं शताब्दी का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी अलास्का वाले भाग में ही, जिसका नाम था नोवा राप्ता। नोवा राप्ता, नोवा राप्ता ज्वालामुखी कहाँ है? अलास्का में। अलास्का यूएसए का ही पार्ट। नोवा राप्ता ज्वालामुखी 20वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा यदि कोई एक्टिव सक्रिय रूप में रहा है तो नोवा राप्ता रहा है। और यहीं आपने अलास्का में एक क्षेत्र भी देखा जिसका नाम लिखा था अपने कटमई क्षेत्र। और कटमई क्षेत्र जो अपन कहें, जिसको कहा था धुआरों की घाटी के रूप में जानते हैं, 10 सहस्त्र धूम्र घाटी या धुआरे, फ्यूमरोल शब्द का जिसके लिए प्रयोग किया था। इससे जो आप देखें इस वाले भाग में, तो ये ऊपर का भाग तो कनाडा है, और इधर देखें तो ये पार्ट अपन का यूएसए है। संयुक्त राज्य अमेरिका में तट के पास यहाँ एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है कैस्केड। इस श्रेणी का नाम है कैस्केड। कैस्केड श्रेणी है। इसमें सबसे ऊपर है रेनियर, फिर इसके बाद है हुड, और सबसे नीचे है शास्ता। ये 3 ज्वालामुखी हैं यूएसए में, रेनियर, हुड और शास्ता। ये एग्जाम्पल में भी आए थे। सस्तीना ज्वालामुखी शास्ता का परिपोषित शंकु का एग्जाम्पल है। मलेशिया का जो नाम है किनीबालू है, ये किनीबालू, मलेशिया में किनीबालू। 3 ज्वालामुखी जिसको अपना रेनियर, हुड और शास्ता। मैपिंग में यही क्रम है, ये ध्यान रखना। तो नाम आपने हो सकता है आगे भी, जैसे शास्ता, रेनियर, हुड लिख दिया आपने, लेकिन मैपिंग का जब क्रम देखेंगे तो ऊपर रेनियर है, फिर हुड है, फिर शास्ता है। या आप देखिए मैक्सिको के अंदर यहाँ एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है पैराकुटीन। पैराकुटीन ये मैक्सिको में है। कुछ आपने नाम लिखे हुए हैं। माउंट इजाल को अल सल्वाडोर के अंदर सिंडर शंकु का एग्जाम्पल लिखा था। माउंट जोरल्लो जो आपने मैक्सिको में लिखा था, सिंडर शंकु का एग्जाम्पल लिखे थे जिनको आपने। फिर इसी वाले भाग में देखिए तो यहाँ ये जो विषुवत रेखा है, यहाँ एक देश है इक्वेडोर। इक्वेडोर से विषुवत रेखा गुजरती है, और इक्वेडोर में कोटोपैक्सी का ज्वालामुखी, चिम्बोरजे का ज्वालामुखी। तो इस वाले भाग में आप देखेंगे तो 2 प्रमुख ज्वालामुखी हैं। एक जो अपन का कोटोपैक्सी, विश्व का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो, और एक अपन लिखते हैं चिम्बोरजे। कोटोपैक्सी, चिम्बोरजे दोनों ही इक्वेडोर देश में हैं। और यहां आपने लिखा एंडीज पर्वतमाला में माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ का ज्वालामुखी जो आप देखें तो अर्जेंटीना में है। चिली अर्जेंटीना की सीमा पर है, लेकिन किस वाले पार्ट में है जिसको आप देखेंगे तो अर्जेंटीना में। एकांकागुआ एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी है, साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पिक है, और जो अपने एक्सटिंक्ट वोल्केनो का एग्जाम्पल है, मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसलिए कहा कि इस प्रशांत महासागर के चारों तरफ की जो बेल्ट है, इस बेल्ट के अंदर जो अपन कहें ज्वालामुखी, इसलिए इसको नाम रख दिया पैसिफिक फायर रिंग बेल्ट। और नीचे की तरफ देखेंगे ना जहां अपन कहीं अंटार्कटिका, इसमें एक ज्वालामुखी लिखा था इरेबस। अंटार्कटिका में इरेबस एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल है।
इसलिए कहा कि प्रशांत महासागर के चारों तरफ प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, प्लेटों का कन्वर्जेंस है और प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, जिससे अपन के बहुत से ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है। लिख लिए ना। अब अपन वापिस उस बात पे आते जो अपने हेडिंग लिखा था, और हेडिंग लिखा जिसको 1 नंबर पे प्रशांत अग्नि वलय या प्रशांत ज्वालाव्रत, या इसको नाम लिखा पैसिफिक फायर रिंग बेल्ट। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यदि ज्वालामुखी है तो इस क्षेत्र में है। और जब अर्थक्वेक की बात की तो भूकंप का भी सबसे ज़्यादा क्षेत्र है वो अपन के यही है, जो प्रशांत महासागर के चारों तरफ का भाग है। प्रशांत अग्नि वलय, प्रशांत ज्वालाव्रत या पैसिफिक फायर रिंग बेल्ट, डैश करके लिखना। प्रशांत महासागर की प्रशांत महासागर के चारों तरफ का क्षेत्र प्रशांत महासागर के चारों तरफ का क्षेत्र प्लेटों के अभिसरण का मतलब कन्वर्जेंस, आपस में टकराना, प्लेटों का अभिसरण है, कन्वर्जेंस हो रहा है। प्रशांत महासागर के चारों तरफ का क्षेत्र प्लेटों के अभिसरण होने से विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी का क्षेत्र है। यदि ऐसा भी पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी यहाँ हैं, तो प्लेटों का अपसरण हो रहा है, अभिसरण हो रहा है, या पार्श्ववर्ती खिसक रही है, तो यहाँ कैसी प्रक्रिया है? अभिसरण है, कन्वर्जेंस है। और अगला ही टॉपिक जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आएगी तो आपको पता चलेगा कि यहाँ जैसे इसमें डायग्राम में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये उत्तरी अमेरिकन, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, जो अपन कहें महाद्वीपीय प्लेटों के रूप में प्रशांत प्लेट है। इनके टकराने से रॉकीज, एंडीज, इन पर्वतमालों का निर्माण हुआ है। इधर देखते हैं तो ये महासागरीय प्लेट टकराती हैं, जिससे अपन का बहुत से गर्त हैं। एल्यूसियन है, क्यूराइल है, जापान है, बोनिन है, मिंडानो है, मैरियाना है, टोंगा है, कर्माडेक है, बहुत से गर्तों का निर्माण होता है। और ये तोरण द्वीप का भी, एल्यूसियन, क्यूराइल, या अपन के तोरण द्वीप का भी निर्माण होता है। तो इस तरफ वाले भाग में महासागरीय प्लेट टकराती हैं, और इधर वाले भाग में महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट टकराती हैं। हालांकि इन्हीं के गौण प्लेटों में नजका है, कॉकोस प्लेट, जो अपन के पार्ट में देखेंगे आगे जब चर्चा होगी। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी का क्षेत्र है, लिखना, जिनमें डैश करके लिखना, माउंट फ्यूजियामा, जापान। अच्छा, माउंट फ्यूजियामा के साथ जापान में फोसा मैग्ना की घाटी भी है, जो ज्वालामुखी से संबंधित है। माउंट फ्यूजियामा, जापान, माउंट मेयान,
माउंट ताल, पिनाटुबो, हिबक हिबक, ये चारों पार्ट आपने वहाँ फिलीपींस में लिखे थे। ठीक, ये चारों ज्वालामुखी फिलीपींस के अंदर हैं। माउंट मेयान, माउंट ताल, पिनाटुबो, हिबक हिबक। कई बार ज्वालामुखी का नाम और देश का नाम साथ में रखता है। फिर लिखना है उसमें क्राकाटोवा, सिनाबंग, माउंट मेरापी। ये तीनों ही अपन कहें इंडोनेशिया में हैं। किनेबालू, मलेशिया देश में। किनेबालू मलेशिया में। नोवा राप्ता, अलास्का, यूएसए। अलास्का जो पार्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका का। रेनियर, हुड और शास्ता, ये तीनों यूएसए में कैस्केड श्रेणी में। पैराकुटीन, मैक्सिको में। कोटोपैक्सी, चिम्बोरोजे। कोटोपैक्सी जो एक्टिव है, चिम्बोरोजे जो अपन कहें एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, दोनों ही इक्वेडोर में। इक्वेडोर। अकांकागुआ, चिली अर्जेंटीना की सीमा पर और खास बात है कि ये देश की जब एक की बात करेगा तो अर्जेंटीना। देश के स्तर पे नाम हो, मैपिंग के स्तर पे नाम हो, दो बातें। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी का क्षेत्र
जिसको अपन ने 1 नंबर हेडिंग डाला, प्रशांत अग्नि मेखला या पैसिफिक फायर रिंग बेल्ट। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी क्यों है? क्योंकि यहाँ प्लेटों का क्या हो रहा है, अभिषण टकरा रही हैं, कन्वर्जेंस हो रहा है। और कुछ फेमस जो ज्वालामुखी थे उनके अपन ने नाम लिखे हैं। दूसरे नंबर का जो क्षेत्र है 2 नंबर पे, उसको लिखना मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी उस भाग की बात कर रहे हैं जो आइसलैंड के हेकला पर्वत से शुरुआत होती है और फिर पैसिफिक फायर रिंग बेल्ट से जाके मिल जाती है। केवल उसके बीच वाले पार्ट से जुड़ी हुई बात। और इससे नेक्स्ट जब देखेंगे तो अफ्रीका से संबंधित अफ्रीका के मानभ्रंश घाटी का क्षेत्र भी है। तो उन दोनों को एक साथ ही मैपिंग में बना दें और उसी में उनके नाम लिख देंगे। ये आपके सामने ये अफ्रीका, ये फारस की खाड़ी, और इस वाले भाग से देखेंगे तो ये भारत वाला हिस्सा, और ये दक्षिणी पूर्वी एशिया। और ये जो दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला पार्ट यहाँ आके अपन कहीं पैसिफिक फायर रिंग बेल्ट से मिल जाएगी स्थिति। इससे ऊपर जब आप देखेंगे तो ये इटली है, एड्रियाटिक सागर तट है, मारमरा सागर है, काला सागर है, अजोव सागर है इस रूप में। ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर यहाँ फिर आप देखेंगे तो ये डेनमार्क, बाल्टिक सागर, नॉर्वे, स्वीडन, कोला प्रायद्वीप, ये ब्रिटेन द्वीप समूह। और यहाँ एक अलग अपन कहें देश है यूरोप से जिसका नाम है आइसलैंड। ये आपके सामने ये विषुवत रेखा है। आइसलैंड ये अटलांटिक महासागर वाला भाग है। ये इधर अटलांटिक, ये अफ्रीका, ये हिंद महासागर, ये ऊपर एशिया का भाग। बाकी के जो क्षेत्र हैं वो आपको मैपिंग में एक बार ही नजर आए। जैसे भूमध्य सागर वाले भाग से मध्य महाद्वीपीय पेटी के नाम लिखते हैं। यह अफ्रीका की भ्रंश घाटी का क्षेत्र है और इधर मिड अटलांटिक रिज का भाग है। इस वाले भाग से कहा जाती है आइसलैंड के अंदर यहाँ एक पर्वत है जिसका नाम है हेकला। हेकला ज्वालामुखी भी है, हेकला पर्वत भी है। इस हेकला पर्वत से शुरू होकर यहाँ जब आप देखेंगे तो यहाँ है अजोर्स, मेडिरा, कैनरी, ये द्वीप हैं, ज्वालामुखी निर्मित हैं। इसका नाम है अजोर्स। फिर एक द्वीप का नाम है मेडिरा, फिर एक द्वीप का नाम है कैनरी,
ये तीनों ज्वालामुखी निर्मित द्वीप हैं और हेकला पर्वत वाले भाग से शुरू होकर इनसे होते हुए और ये भूमध्य सागर, इटली, फिर आप देखें तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, या अंडमान निकोबार और ये म्यांमार देश, इससे होते हुए और यहाँ अपन कहें इसी वाले पार्ट से मिल जाता है और ये अपन कहें पैसिफिक फायरिंग बेल्ट है। और इसको नाम दिया जाता है कि मध्य महाद्वीपीय पेटी। हेकला पर्वत से लेकर और पैसिफिक फायरिंग बेल्ट इंडोनेशिया में जाके आपस में मिल जाती है। जहां इस वाले भाग में, इटली वाले भाग में जहां एटना है, विसुवियस है, स्ट्राम्बोली है, एटना, विसुवियस, स्ट्राम्बोली तीनों ही इटली देश के हैं। यही ईरान में आपने जिनको देखा था कोह सुल्तान, कोह सुल्तान और देमवंद, एलबुर्ज भी है, एलबुर्ज जो पर्वत है, कोह सुल्तान, देमवंद। यही आप जब देखते म्यांमार के अंदर माउंट पोपा, राजस्थान में एक बार पोपा बाई शब्द भी खूब चला था, हैं? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जो टाइम है, पोपा बाई का राज, हाँ, बहुत ज़्यादा चर्चित। हाँ, तो जो सामान्य तौर पे आज के दिन तो कोई भी कहीं भी कोई अपन कहीं राजनीतिक नेता के स्तर पे भी कोई कहता है तो उसके कई मायने निकाल देते हैं। और यही अपन के भारत में जब आप देखें तो यही बैरन द्वीप ज्वालामुखी है और यही नारकोंडम है। बैरन और नारकोंडम भी दोनों अंडमान निकोबार वाले पार्ट में। ये ऊपर यूरेशियन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये अरेबियन प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। यहाँ भी प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है। इस वाले भाग में भी प्लेटों के टकराने से, अभिसरण होने से ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है। पैसिफिक फायरिंग बेल्ट में भी यही स्थिति थी और इसमें भी। विश्व में दूसरा प्रमुख ज्वालामुखी का क्षेत्र जो अपन कहे हेकला पर्वत से लेकर और पैसिफिक फायरिंग बेल्ट तक है। तीसरा जो अपना अगला आएगा, जिसको मैपिंग में इसके साथ ही आप देखेंगे तो पता चलेगा, यहाँ अफ्रीका के अंदर मालावी झील से लेकर और यहाँ अपन के भ्रंश घाटी का क्षेत्र है, ये अपन के लाल सागर है, यहाँ मृत सागर तक, डेड सी। जॉर्डन इजराइल के बीच जिसको अपन कहते हैं मृत सागर। अफ्रीका की जो महान भ्रंश घाटी का जो क्षेत्र है, इस वाले पार्ट के अंदर ये सामान्यतः मालावी झील भी लिख देता है या कई जगह आपको जेम्बजी नदी भी लिखा मिलेगा। और इसको जो नाम देता है 3 नंबर पे, अफ्रीका की भ्रंश घाटी, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी क्षेत्र। जिसमें प्रमुख तौर से किलिमंजारो है, एल्गन है,
यहाँ जब आप देखेंगे तो यहाँ एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है किलिमंजारो। किलिमंजारो पर्वत भी है, किलिमंजारो की चोटी भी है, और किलिमंजारो मृत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल भी है जो तंजानिया देश में है। यहीं केन्या और युगांडा देशों की सीमा पर यह एक दूसरा है जिसका नाम है एल्गन। एल्गन ज्वालामुखी भी है जो अफ्रीका में, अफ्रीका के ब्रंश घाटी का पार्ट है। हालांकि आपको ध्यान होते एक जगह पूर्व में टर्म लिखवाया, जैसे यहाँ जब देखेंगे तो यहाँ है कैमरून ज्वालामुखी। तो कैमरून ज्वालामुखी अफ्रीका में तो है, लेकिन अफ्रीका की भ्रंश घाटी का क्षेत्र नहीं है। जैसे और भी है जो अपन कहें ज्वालामुखी के एग्जाम्पल, लेकिन ये जो अपन के अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी है वो जो अपन कहें अफ्रीका में मालावी झील से और एशिया में डेड सी मृत सागर तक का भाग है। और एक पार्ट जिसको अपन यहाँ देखते हैं अटलांटिक महासागर में, और यहाँ एक द्वीप का नाम है बोवेट द्वीप। और ये अपन कहें इस रूप में आपको दिख रहा होगा अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर की आकृति में, जिसको नाम दिया जाता है मिड अटलांटिक रिज, मध्य अटलांटिक कटक। अटलांटिक कटक क्षेत्र। हालांकि पूरे महासागरों में जितने भी कटकों का निर्माण है, महासागरीय कटक, उन सब का निर्माण जब आप देखेंगे तो ज्वालामुखी इरप्शन से, उद्गार से हुआ है। और जब भी कटक बनता है तो प्लेटें एक दूसरे भाग से अपसरित होती हैं, डाइवर्जेंट होती हैं, दूर जाती हैं, और दूर जाने से दुर्बलता मंडल से जो अपन के ज्वालामुखी का उद्गार होने से कटक का निर्माण। ये तो विश्व का सबसे लंबा कटक है। यह यूरेशियन, अफ्रीकन प्लेट, इधर उत्तरी अमेरिकन, दक्षिणी अमेरिकन प्लेटों के अपसरित होने से अटलांटिक महासागर के बीचों बीच मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण। बाकी हिंद महासागर में कटक हैं, प्रशांत महासागर में भी कुछ जो कटक हैं। तो ऐसे सभी कटकों को मिलाकर के कहा जाता है लगभग 70,000 किलोमीटर की लंबाई में ज्वालामुखी उद्गार से महासागरीय कटकों का विस्तार पाया जाता है। कंप्लीट महासागरों की बात करते हैं ये, लेकिन एक प्रमुख क्षेत्र है और विश्व का सबसे लंबा जिसको अपन कहें कटक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब अगला ही टॉपिक अपना शुरू होगा तो उसमें आपके सामने आएगा कि यह कौन सी प्लेट किस रूप में कैसे एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो वहां अपन अलग से चर्चा करेंगे। तो अब लिखना जिसको 2 नंबर पे लिखा था मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी ये वाला जो क्षेत्र लिखा है, अभी बनाया नहीं है, नहीं बनाए वो बना लें। पहले वाले में जिसमें अपने बात की थी प्लेटों का अभिसरण,
इस 2 नंबर मध्य महाद्वीपीय पेटी में भी प्लेटों का अभिसरण है, लेकिन 3 नंबर अफ्रीका की मानभ्रंश घाटी प्लेटों का अपसरण होने से, और 4 नंबर पे मध्य अटलांटिक कटक, इसमें प्लेटों का अपसरण होने से, डाइवर्जेंट होने से ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है। और इंडोनेशिया वाले भाग में आके ये बेल्ट यहाँ अपन कहें पैसिफिक फायर रिंग बेल्ट से मिल जाती है। द्वीप समूह से 2 प्रकार के प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे गए हैं अभी तक। द्वीपों की उत्पत्ति में यह पूछा जाता है कौन सा द्वीप ज्वालामुखी निर्मित है या नहीं है, और एक प्रश्न ये आता है कौन से ऐसे द्वीप हैं जो प्रवाल निर्मित हैं, प्रवाल भित्ति के रूप में एटोल के एग्जाम्पल हैं। तो प्रवाल भित्ति और ज्वालामुखी 2 टर्म से प्रश्न होते हैं द्वीप से। जैसे अपने का ना अजोर्स और मेडिरा, दोनों जो द्वीप हैं ये पुर्तगाल के हैं, और नीचे एक कैनरी है, ये स्पेन का द्वीप है। तो ये तीनों द्वीपों का जो निर्माण है ज्वालामुखी इरप्शन से हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार से। अच्छा, आपने खूब सुना होगा जो बहुत चर्चित रूप में और खूब कई बार एग्जाम्स के अंदर भी बार बार रिपीट हुआ है, बरमूडा द्वीप, जिसको बरमूडा ट्रायंगल भी जहाँ है। लेकिन बरमूडा जो द्वीप है वो अपन के प्रवाल निर्मित द्वीप है। जैसे भारत में लक्षद्वीप समूह एटोल प्रवाल भित्ति के एग्जाम्पल हैं, ऐसे अपन के बरमूडा भी प्रवाल द्वीप है। लेकिन जैसे अपने का अजोर्स है, मेडिरा है, कैनरी है, ये सभी ज्वालामुखी निर्मित हैं। केप वर्दे है, त्रिस्ता दी कुन्ना है, नीचे अपन सेंट हेलेना है। बहुत से अफ्रीका के पास जो द्वीप हैं वो वोल्केनो इरप्शन से बने हुए हैं। अब लिखना आप मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी लिखना। आइसलैंड, आइसलैंड देश की बात करें, आइसलैंड के हेकला पर्वत से, आइसलैंड के हेकला पर्वत से भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत व म्यांमार होते हुए इंडोनेशिया, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत व म्यांमार होते हुए इंडोनेशिया में प्रशांत अग्नि मेखला, अग्नि मेखला से मिल जाती है। यानी पैसिफिक फायर रिंग बेल्ट वाले भाग से जाकर मिल जाती है। इसमें लिखना यहां प्लेटों के अभिसरण होने से, या प्लेटों के अभिसरण कन्वर्जेंस, प्लेटों के अभिसरण होने से ज्वालामुखी उद्गार होते हैं।
उद्गार होते हैं, जैसे जो एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। विसुवियस, एटना, स्ट्राम्बोली, ये तीनों ही ज्वालामुखी इटली के हैं। कौ सुल्तान, देवबंद, ये दोनों ही ईरान के हैं। कौ सुल्तान, देवबंद ईरान के। बैरन, बैरन द्वीप व नारकोंडम द्वीप, बैरन द्वीप व नारकोंडम द्वीप ज्वालामुखी द्वीप ज्वालामुखी, ये दोनों भारत के हैं। बैरन जो अपन कहें भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में। नारकोंडम निर्वापित ज्वालामुखी के रूप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है। माउंट पोपा, माउंट पोपा जो म्यांमार में। और कुछ द्वीपों का नाम अपने मैप में लिखा। अजोर्स, मेजिरा और कैनरी तीनों द्वीप हैं जो ज्वालामुखी निर्मित द्वीप हैं। अजोर्स और मेजिरा दोनों ही द्वीप जहाँ पुर्तगाल के हैं, और कैनरी द्वीप है जो स्पेन देश का है, उस पर अधिकार स्पेन का है। ये दोनों पार्ट वो थे जहां प्लेटों का कन्वर्जेंस हो रहा है, अभिसरण हो रहा है। अब आगे वाले दो पार्ट जो आपने मैप में देखे, दोनों में प्लेटों डाइवर्जेंट, अपसरित हो रही हैं, दूर जा रही हैं। तो नेक्स्ट लिख दे 3 नंबर पे, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी क्षेत्र। अफ्रीका का महान भ्रंश घाटी क्षेत्र। अफ्रीका का महान भ्रंश घाटी क्षेत्र, रिफ्ट वैली। जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात होगी तो उसमें जब आप देखेंगे तो पता चलेगा, जब महाद्वीपीय भाग में प्लेटें अपसरित होती हैं, स्थल भाग पे, महाद्वीप स्तर पे प्लेटें दूर जाएंगी, अपसरित होंगी, तो उससे रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी का निर्माण होगा। और महासागरीय भाग में जब प्लेटें दूर जाएंगी तो वहां अपन कहीं ज्वालामुखी उद्गार होगा, कटक का निर्माण होगा। तो महासागरों में तो किसका निर्माण होता है? कटक का। और महाद्वीप वाला स्थल वाला भाग है, वहां रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। तो डैश करके लिखना, अफ्रीका में मालावी झील से लाल सागर से होते हुए, रेड सी, मालावी है, टंगानिका है, क्यू है, एडवर्ड है, एल्बर्ट है, रूडोल्फ तुर्काना है, ये सारी जो झीलें हैं ये भ्रंश घाटी का ही पार्ट है। अफ्रीका में मालावी झील से, लाल सागर से होते हुए
मृत सागर तक, डेड सी। मृत सागर जो जॉर्डन और इजराइल दो देशों के बीच एक सागर है, इसका नाम है मृत सागर। लाल सागर से होते हुए मृत सागर तक विश्व की सबसे लंबी ब्रंश घाटी है। इसलिए इसको अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है। यहां प्लेटों के अपसरण होने से, इसी में लिखना, यहां प्लेटों की अपसरण होने से, डाइवर्जेंट अपसरण होने से, या प्लेटों के अपसरण होने से प्लेटों के अपसरण होने से किलिमंजारो एल्गन ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है। किलिमंजारो पर्वत भी है, ज्वालामुखी निर्मित है। किलिमंजारो चोटी भी है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। और किलिमंजारो जो अपन कहें ज्वालामुखी भी इसके नाम से है, और एक एल्गन ज्वालामुखी का। किलिमंजारो जब देखेंगे तंजानिया में है, और एल्गन ये केन्या और युगांडा की सीमा पर है। भ्रंश घाटी का ही पार्ट है, ध्यान रखना, दोनों ही भ्रंश घाटी के ही पार्ट हैं। सही मायने में किलिमंजारो केन्या और तंजानिया देशों के अंदर जो अपन कहीं पर्वत है। अपसरित होने पर प्लेटें दूर जाती हैं, इससे भ्रंश घाटी का भी निर्माण हुआ है। और इस वाले भाग में अपन कहीं ज्वालामुखी पाए जाते हैं। जो अपने ये वाला भाग लिखा था मालावी झील से डेड सी वाला किलिमंजारो एल्गन, और 4 नंबर वाला पार्ट है जो आइसलैंड से लेकर बोवेट द्वीप तक, जिसको नाम लिखा है मध्य अटलांटिक कटक। 4 नंबर पर लिख दे मध्य अटलांटिक कटक। चार नंबर पे मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रिज। और अपने दोनों टॉपिक जो भूकंप ज्वालामुखी के पढ़े हैं, जब प्लेट विवर्तन सिद्धांत की बात होगी तो उसमें यही पता चलेगा कटक का निर्माण किन प्लेटों के अपसरण से बना है, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी का निर्माण किन प्लेटों के क्षेत्र से बना है। मध्य अटलांटिक कटक क्षेत्र। 4 नंबर वाले सबसे, ये भ्रंश घाटी नहीं, ये कटक है। भ्रंश घाटी तो वही है अफ्रीका वाली, ये तो कटक है, रिज की बात कर रहे हैं।
लिखना अटलांटिक महासागर अटलांटिक महासागर के बीचों बीच अटलांटिक महासागर के बीचों बीच आइसलैंड से, जो यूरोप का देश है, आइसलैंड से बॉवेट द्वीप तक एस अक्षर की आकृति में एस अक्षर की आकृति में फैला कटक है। अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर की आकृति में फैला हुआ कटक है और खास बात है पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबा कटक है ये। एस अक्षर की आकृति में फैला कटक है। आगे लिखना प्लेटों के अपसरण होने से, अपसरण डाइवर्जेंट, अपसरण होने से ज्वालामुखी उद्गार से, प्लेटों के अपसरण होने से ज्वालामुखी उद्गार से बना विश्व का सबसे लंबा कटक है। जब महासागरीय भाग में प्लेटें डाइवर्जेंट हुई, दूर गई, तो उससे मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ, जहां एक तरफ यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट जाती है, एक तरफ उत्तरी अमेरिकन और दक्षिण अमेरिकन, और अटलांटिक महासागर के बीचों बीच अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर की आकृति में इस कटक का निर्माण हुआ है। इसका मतलब यहां भी प्लेटों का क्या हो रहा है, अपसरण हो रहा है। एक लाइन इसी में नोट करके लिख देना, यानी महासागरों में जो प्लेटों का अपसरण हो रहा है, जिससे महासागरीय कटकों का निर्माण हो रहा है, पूरे महासागरों में, समस्त पृथ्वी के महासागरों में लगभग 70,000 किलोमीटर की लंबाई के अंदर कटक पाए जाते हैं। तो नोट करके एक लाइन लिखना, महासागरीय भागों में प्लेटों के अपसरण से ज्वालामुखी उद्गार से महासागरीय भागों में प्लेटों के अपसरण से ज्वालामुखी उद्गार से विश्व में लगभग 70,000 किलोमीटर की लंबाई में, विश्व में लगभग 70,000 किलोमीटर की लंबाई में महासागरीय कटकों का निर्माण हुआ है। अटलांटिक में जैसे अपन का मिड अटलांटिक रिज है, इसका ऊपरी भाग जिसको डॉल्फिन कटक, साउथ का पार्ट चैलेंजर कटक, अफ्रीका के पास वेल्विस कटक, ऐसे इंडियन ओशियन में आप देखेंगे तो कार्ल्सबर्ग कटक है, सेंट पॉल कटक है,
सेंट पॉल एम्स्टर्डम कटक है, करगोलेन गाशबर्ग कटक है। ऐसे रूप में जब आप देखेंगे तो जिसमें 90 डिग्री ईस्ट कटक है, बहुत से जो अपन के महासागरों में कटक हैं, उन सब कटकों का निर्माण भी किससे हुआ है? अपसरण से हुआ है। तो ये 4 नंबर वाला क्षेत्र जिसको मध्य अटलांटिक कटक, इसको अपन ने नोट करके लाइन लिखा, ये अलग जानकारी है। इसका तात्पर्य केवल अटलांटिक से नहीं है। इसमें अपन ने क्या लिखा है? महासागरीय भागों में प्लेटों के डाइवर्जेंट से, अपसरण से, ज्वालामुखी उद्गार से विश्व में, ना कि केवल अटलांटिक ओशियन में, विश्व में लगभग 70,000 किलोमीटर की लंबाई में कटकों का निर्माण है। और ये जो 4 क्षेत्र जो अपने देखे, पैसिफिक फायरिंग बेल्ट, मध्य महाद्वीपीय पेटी, अफ्रीका की भ्रंश घाटी और एक मध्य अटलांटिक कटक, ये विश्व में 4 क्षेत्र इसी रूप में इंटर रिलेटेड में अपन के अर्थक्वेक से, भूकंप से। लेकिन ज्वालामुखी का एक अलग क्षेत्र है जो अपन कहीं 5वां, तो पैरा चेंज करके लिखना, 5 नंबर पे अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। ये एक अपने आप में अलग जानकारी है, अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। इसका अर्थ तो इस रूप में है कि ये जितने भी भूकंप की घटनाएं, ज्वालामुखी की घटनाएं अपन देख रहे हैं, ये अधिकांशतः प्लेट के किनारों पर घटित होती हैं। लेकिन अंतरा प्लेट ज्वालामुखी एक ऐसे ज्वालामुखी के उदाहरणों के रूप में जाने जाते हैं जो कोई प्लेट के बीच का कमजोर भाग, वहां से दुर्बलता मंडल से वोल्केनो इरप्शन हो जाए तो वहां उसको नाम दिया जाता है अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। और जिस भाग से प्लेट के बीच वाले भाग से जहां से उद्गार होता है उसको ही नाम दिया जाता है हॉट स्पॉट, जिसको तप्त स्थल का कंसेप्ट कहते हैं। जैसन मार्गन और टोजा विल्सन ने 1971 के अंदर इस कंसेप्ट को दिया था। हॉट स्पॉट के द्वारा भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है। और जब आप इस वाले पार्ट से जब देखेंगे इसकी जानकारियों में, ये जो आपके सामने शुरुआत में जो डायग्राम बनाया था कि ये दिख रहा है आपको, ये प्रशांत महासागर वाला भाग है। सही मायने में प्रशांत एक बड़ी प्लेट है। हालांकि उसी प्रशांत प्लेट का इधर पार्ट देखेंगे तो यहाँ कॉकॉस प्लेट है या नाजका प्लेट है, उसी का पार्ट है। लेकिन इसी प्रशांत प्लेट वाले भाग में जब आप देखेंगे इस प्रशांत प्लेट में यहां एक द्वीप है जिसका नाम है हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप प्लेट के किनारे वाले भाग में नहीं है, प्रशांत प्लेट के बीच वाले भाग में है। तो प्रशांत प्लेट का बीच का भाग जो कमजोर था उस भाग से वोल्केनो इरप्शन हुआ और हवाई द्वीप जो अपन के ज्वालामुखी निर्मित जो अपन के द्वीप का निर्माण हुआ। हवाई कटक भी है जो अपन के ज्वालामुखी के उद्गार से बना हुआ है। और इसमें जब आप यहाँ पढ़ते हैं जैसे मोना लोआ का ज्वालामुखी है, मोनाकी का ज्वालामुखी है, किलायू का ज्वालामुखी है, वो सारे ज्वालामुखी कैसे हैं? अंतरा प्लेट ज्वालामुखी के एग्जाम्पल हैं, जिसको अपन 5 नंबर पे लिखा है ना, अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। और इस अंतरा प्लेट ज्वालामुखी वाले भाग को नाम क्या दिया जाता है? तप्त स्थल, हॉट स्पॉट। क्या संज्ञा दी जाती है? तो जो आपने शुरुआत में बनाया था उसी डायग्राम में बना दो, अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं। केवल एक हवाई द्वीप और उसके अंदर आपको तप्त स्थल लिखना है। ये एक एग्जाम्पल है इसका, जो प्रमुख रूप से उदाहरण के तौर पे।
तो ये अपना अंतिम वाला जो पार्ट है जिसको 5 नंबर पे लिख रहे हैं, हॉट स्पॉट तप्त स्थल, या जिसको अपन जो नाम दे रहे हैं अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। तो इसमें देखिए आप लिखना, प्लेट के बीच का कमजोर भाग, प्लेट के बीच का कमजोर भाग प्लेट के बीच का कमजोर भाग जहां से बीच का कमजोर भाग जहां से ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तप्त स्थल या हॉट स्पॉट। इंग्लिश में हॉट स्पॉट लिखेगा और हिंदी में तप्त स्थल। प्लेट के बीच का कमजोर भाग जहां से ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कहा जाता है। तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कहा जाता है। पहले मैंने आपसे चर्चा की थी कि हॉट स्पॉट का कंसेप्ट बायोडाइवर्सिटी से भी है और हॉट स्पॉट का कंसेप्ट वोल्केनो यानी ज्वालामुखी से भी है, लेकिन यहाँ किस सेंस में अपन कहें ज्वालामुखी से संदर्भित कहा जाता है। लिखना, तप्त स्थल की संकल्पना, इसी में ही तप्त स्थल की संकल्पना जो कंसेप्ट दिया है, संकल्पना 1971 ईस्वी में जैसन मॉर्गन व टूजो विल्सन ने दी। हालांकि एक नाम आएगा तो फिर अपन का मॉर्गन आएगा, और यदि दो नाम आएंगे तब अपन कहें टूजो विल्सन साथ में आएंगे। हालांकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में देखोगे तो प्लेट जो टर्म का प्रयोग करने वाले टूजो विल्सन है, प्लेट शब्द का प्रयोग जिन्होंने किया है वह टूजो विल्सन है। और ये जो कंसेप्ट है जिसको अपन ने हॉट स्पॉट कहा है, ये मूल रूप से मॉर्गन ने दिया है। मॉर्गन जो अपन के मुख्य प्लेटों की संख्या भी जब आप देखेंगे तो ये 6 प्लेट बताते हैं, बड़ी प्लेट, क्योंकि सामान्य तौर से भूगोल में बड़ी प्लेट 7 मानी गई हैं, लेकिन मॉर्गन के अनुसार नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों को एक ही प्लेट के रूप में माना है। जैसन मॉर्गन व टूजो विल्सन ने दी। लिखना, जैसे, एग्जाम्पल लिखना, जैसे हवाई द्वीप के ज्वालामुखी तप्त स्थल के उदाहरण हैं। तप्त स्थल के उदाहरण हैं। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी, हवाई द्वीप में जहां आप देखें तो जहां मोना लोवा का ज्वालामुखी है, मोना की ज्वालामुखी है, किलायू, आदि।
कैमरून ज्वालामुखी भी इसका उदाहरण है। हाँ बिल्कुल है, कैमरून को पहले भी लिखा था, अफ्रीका के अंदर ही है। कैमरून पर्वत भी है, चोटी भी है और ज्वालामुखी भी है। और अंत में पैरा चेंज करके लिखना ज्वालामुखी के प्रभाव। ज्वालामुखी उद्गार के प्रभाव, इफेक्ट क्या है। कुछ इसके सकारात्मक प्रभाव भी हैं और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। ज्वालामुखी उद्गार के प्रभाव, और इसको दो पार्ट में डिवाइडेशन कर दें। पहले लिखते हैं सकारात्मक और बी पार्ट लिखें नकारात्मक। जब इंटीरियर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं, तो उस आंतरिक संरचना में जानकारी देने वाला एक स्रोत ज्वालामुखी भी है। यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग की इससे जानकारी प्राप्त होती है। जैसे सामान्य तौर पे देखते हैं कि पृथ्वी का जो पार्ट है, उस पृथ्वी में लगभग 100 किलोमीटर से लेकर और 400 किलोमीटर की गहराई के बीच इस वाले भाग से जहाँ अपन के दुर्बलता मंडल, जिसको एस्थेनोस्फीयर कह रहे हैं, उस भाग से ज्वालामुखी का इरप्शन होता है, उद्गार होता है। इसका मतलब इतनी गहराई तक की तो पृथ्वी की जानकारी ज्वालामुखी से भी प्राप्त होती है। दूसरी बात, ये ज्वालामुखी से जो निकला हुआ लावा मैग्मा है, पता चलता है इसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब आंतरिक भाग बहुत ही तप्त है, बहुत ही गर्म है। तो ये भी अपने को जानकारी प्राप्त हो रही है। तो पहला 1 नंबर पे सकारात्मक लिखना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाला स्रोत है। ये प्रत्यक्ष में या अप्रत्यक्ष में? जब इससे अपन का ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो इससे निकले हुए पदार्थ को अपन देखकर पता करते हैं कि आखिर आंतरिक भाग कैसा है। तो ये कैसा है? प्रत्यक्ष है। और जब ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों के संदर्भ में बात की तो उसमें कहा था कि इसको 3 पार्ट में डिवाइडेशन करते हैं। सबसे पहले ज्वालामुखी उद्गार के समय गैसें निकलती हैं, उसके बाद ठोस चट्टानी पदार्थ और लास्ट में तप्त तरल पदार्थ। तो गैसें जो निकल रही हैं, पृथ्वी में लगातार जो गैसों की मात्रा संचित हो रही है, वो गैसें ज्वालामुखी उद्गार के साथ रिलीज होती रहती हैं, उद्गार होता रहता है। इसलिए बहुत ज़्यादा गैसों की मात्रा पृथ्वी के अंदर संचित नहीं हो पाती है। जो भी संचित होती है वो अपन के धीरे धीरे उद्गार के साथ निकलती रहती है। तो ये माना जाता है कि पृथ्वी में कोई बड़े विस्फोट की घटना नहीं हो पाती इसके कारण।
जैसे अपने एग्जाम्पल पे बात की थी कि जैसे प्रेशर कुकर है, तो अब प्रेशर कुकर का जो वाल्व है उससे जो अपन के गैस जो निकलती है, तो उससे निकलने से अपन के प्रेशर कुकर फटने का डर नहीं होता है। ऐसे ही माना है कि यदि पृथ्वी में ये जो गैसें संचित हों और ज्वालामुखी उद्गार के साथ नहीं निकलें, तो अब पृथ्वी में कोई बड़े विस्फोट की घटना हो सकती है। इसलिए माना गया है कि ज्वालामुखी पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व है। जैसे प्रेशर कुकर में वाल्व है, ऐसे ये अपन के पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व है। तो डैश करके लिखना 2 नंबर पे, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में संचित गैसें पृथ्वी के आंतरिक भाग में संचित गैसें ज्वालामुखी उद्गार के साथ निकलती रहती हैं। ज्वालामुखी उद्गार के साथ निकलती रहती हैं, जिससे पृथ्वी में कोई बड़े विस्फोट की घटना नहीं हो पाती, बड़े विस्फोट की घटना नहीं हो पाती। अतः ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। जैसे प्रेशर कुकर में वाल्व होता है। ये प्रेशर कुकर से इसकी तुलना की है। अब प्रेशर कुकर में जो वाल्व है, जिससे गैसें जो प्रेशर कुकर में रहती हैं उससे रिलीज होती रहती है, इसलिए प्रेशर कुकर में कोई विस्फोट की घटना नहीं। और यदि उसका वाल्व बंद हो जाए तो प्रेशर कुकर में विस्फोट हो सकता है। ऐसे ही पृथ्वी में गैसें संचित होती रहती हैं, ये ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है तो गैसें रिलीज होती रहती हैं, अंततः पृथ्वी में भी कोई बड़े विस्फोट की घटना हो सकती है। नेक्स्ट लिखे 3 नंबर पे, ज्वालामुखी उद्गार से धात्विक खनिज ज्वालामुखी उद्गार से धात्विक खनिजों का निर्माण होता है। धात्विक खनिज भी अपन के इससे बनते हैं। धात्विक खनिजों का निर्माण होता है। और एक शब्द लिखा था आपने क्रेटर बताया था कि ज्वालामुखी का मुख
जिसकी आकृति कीप नुमा होती है, इसको क्रेटर, एक गड्ढा होता है, और उस गड्ढे में यदि वर्षा का जल भर जाए तो जिसको क्रेटर, और झीलों से अपन कहें पेयजल के रूप में पानी का उपयोग होता है। आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध हो जाता है। इसका मतलब इससे क्रेटर, झीलों का भी निर्माण होता है। तो 4 नंबर पर लिखना, ज्वालामुखी से क्रेटर, झीलों का निर्माण होता है। क्रेटर, झीलों का निर्माण होता है जिससे सिंचाई, पेयजल आदि के लिए जिससे आसपास का क्षेत्र है तो उसमें सिंचाई, पेयजल आदि के लिए जल की आपूर्ति होती है। सिंचाई, पेयजल आदि के लिए जल की आपूर्ति होती। ये तो सभी अपने का सकारात्मक प्रभाव के रूप में थे। कुछ ज्वालामुखी विस्फोट से अपन के नुकसान भी होते हैं, नकारात्मक प्रभाव भी हैं। तो अब लिखिए आप बी पार्ट, नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव, जहां भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है और इसका जो अपन कहें तप तरल पदार्थ जिसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो जिस भाग में भी उद्गार होगा वनस्पति, जीव जंतु सब जलकर नष्ट हो जाते हैं। और इससे जो अपन कहें एक पॉजिटिव रूप में यह भी है कि काली मृदा का निर्माण होता है। इससे ज्वालामुखी से कैसी मृदा बनती है, जैसे अपन के भारत में भी राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का जो क्षेत्र है वो काली मृदा का निर्माण होता है। लेकिन काली मृदा के अंदर आप देखेंगे तो उसमें कार्बनिक अंश जो अपन के कम मिलते हैं, क्योंकि उसमें वनस्पति, जीव जंतु के अंश जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो पहला लिखना, ज्वालामुखी, पहला नकारात्मक प्रभाव, ज्वालामुखी उद्गार से वनस्पति व जीव जंतु जलकर नष्ट हो जाते हैं। और एक जगह एग्जाम्पल लिखा था कि 1631 में जब विसुवियस ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो हरकुलेनियस और पोम्पाई नगर उस मलबे में दब गए थे। बड़ी घटना थी एक, जिसको आप लिखा था 1631 ईस्वी में। इटली के विसुवियस ज्वालामुखी से निकले मलबे से हरकुलेनियस व पोम्पाई नगर दब गए थे। विसुवियस ज्वालामुखी जो इटली देश के अंदर
उससे निकला हुआ जो मलबा था उसे हरकुलेनियस और पोम्पाई नगर दबकर नष्ट हो गए। एक तो ये बताया अपन ने, और दूसरा जो नकारात्मक क्या इफेक्ट है इसका, ज्वालामुखी उद्गार से बहुत सी गैसों का नाम लिखा, जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड थे, हाइड्रोजन के यौगिक थे। तो उन गैसों से जो अपन कहें, एक तो अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन, और दूसरा अपन कहें वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होती है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की घटना में भी वृद्धि होती है। देखना, ज्वालामुखी उद्गार ज्वालामुखी उद्गार से निकली गैसों से ग्लोबल वार्मिंग, जिसको भूमंडलीय ऊष्मन कह दें, भूमंडलीय तापन कह दें, वैश्विक तापन कह दें, इंग्लिश का टर्म आएगा ग्लोबल वार्मिंग। ज्वालामुखी उद्गार से निकली गैसों से ग्लोबल वार्मिंग व अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, गैसों से ग्लोबल वार्मिंग व अम्लीय वर्षा जैसी पर्यावरणीय समस्याओं में वृद्धि होती है। पर्यावरणीय समस्याओं में वृद्धि होती है। वैश्विक स्तर पे जो तापमान बढ़, जैसे जलवाष्प सबसे ज्यादा निकलती है, जलवाष्प भी जो अपन कहें ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ऐसे जो अपन देखें, यहाँ जो अपन कहें अम्लीय वर्षा जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, उस गैस से अपन कहें वायुमंडल में जैसे फैली रहती है, तो जैसे ही वर्षा होती तो वर्षा जल की क्रिया होने से उससे अम्लीय वर्षा होती है। तीसरा इसका नकारात्मक प्रभाव, ज्वालामुखी विस्फोट से भूकंप व सुनामी लहरों की उत्पत्ति होती है। एक जगह ज्वालामुखी के भूकंपों की जब बात की थी, एक लिखा था ज्वालामुखी भूकंप, यानी जहां भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है, विस्फोट होता है, और गैसें जैसे धरातल को तोड़ के बाहर निकलती हैं, तो पृथ्वी में कंपन होता है, और उसी कंपन को भूकंप कहते हैं। और यदि ऐसा हुआ कि ज्वालामुखी का उद्गार महासागरीय भाग में हो गया, तो वहां भी भूकंप की घटना होती है, तो उससे जो लहरें उत्पन्न होती है उनको नाम दे दिया सुनामी। जैसे क्राकाटोआ का ज्वालामुखी, क्राकाटोआ द्वीप पूरा आसमान में उड़ गया और इतनी ऊंची सुनामी लहरें उत्पन्न हुई, सुमात्रा द्वीप के ऊपर भी अंदर तक पानी पहुंच गया।
तो जिससे अपन के ज्वालामुखी विस्फोट के साथ भूकंप भी आते हैं और साथ में सुनामी लहरें भी, जिससे अपन के बड़ी हानि होती है। ये अपनी बातें थी जो अपन कहें ज्वालामुखी से संदर्भित